नमस्कार। क्लास 11th का आज मैं पाठ लेकर आई हूँ गलता लोहा, और जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का पटवार, कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू हलवा, नौरंगी बीमार है, ये सब कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र है और पहल इनको सम्मान मिला हुआ है। तो एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की जब छठवां दशक था, तब की बात है। तो ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे और प्रगतिशील कहानियों की रचना इन्होंने की। आज की जो कहानी है बच्चों, वह है गलता लोहा। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। मतलब इनकी कहानी में जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही गंभीर है, मतलब वास्तविकता से जुड़ी हुई इनकी कहानियाँ हैं। तो आज हम ऐसे एक ब्राह्मण की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। मेधावी है किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। कि एक अभिमान होता है ना किसी को अपनी जाति का, कि मैं तो ब्राह्मण वंश से हूँ, ब्राह्मण जाति से हूँ। तो ये उसी ब्राह्मण की कहानी है कि उसका ये जातिगत अभिमान जो था ब्राह्मण होने का, वह एक दिन मतलब बेमानी हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता और बाद में वह लोहार का काम करता है क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं। चलो शुरू करें आज की कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास मतलब अचानक ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार मतलब जो कोई चीज़ बनाते हैं ना, अलग अलग तरह की, जैसे लोहार, सोनार, इस तरह से। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगुण शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। तो एक लोहार था जो कि गरम लोहे पर हथौड़ी मारता था और धप धप की आवाज़ आती थी, और ये ब्राह्मण उस आवाज़ को रोज़ वहाँ से सुनते हुए निकलता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर के इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बुढ़े वंशीधर जी के भुत्ते का अब ये सब काम नहीं था। यही क्या, जन्म भर जिस पूर्वताई के भुत्ते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसने सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। तो जो बंशीधर हैं बूढ़े हो चले हैं। अब वो ब्राह्मण धर्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उपवास रखना, ये करना, वो करना, सब पाठ पूजा करना, ये सब उनसे नहीं हो पाता है। वो बुजुर्ग हैं, इसके लिए यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बुत्ते की नहीं है। मतलब बुत्ते की नहीं का मतलब क्या है, उनके बस की बात नहीं है। अब वो इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं कर सकते। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। अब जिनको अंधश्रद्धा होती है ना भगवान के प्रति, वो उससे विमुख भी नहीं हो सकते और सोचते हैं कि कैसे करें, लेकिन करना उनको रहता है क्योंकि मन में श्रद्धा रहती है। पर अब करने
जैसा उनका शरीर नहीं रहा। मोहन उनका आज से न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति है। अब मोहन उनका बेटा, उनको ये पता था कि अब उनके पिताजी क्या करना चाहते हैं, लेकिन मोहन ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि न ही उसने कभी ये कार्य किया था, न ही अभ्यास किया था ऐसी पाठ पूजा का। पिता की बात सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। अब पिताजी से ये भगवान की पाठ पूजा नहीं हो रही थी, उनको एक मंदिर जाना था जहाँ ऊंची चढ़ाई करनी थी। मोहन ये सब देख रहा था, तो पिताजी का मन हल्का करने के लिए वो घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसका मन कहाँ लगा हुआ था, जहाँ एक लोहार लोहे की कारीगरी कर रहा था, उसको वह बड़े ही पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक संग तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम के आंख में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। मतलब दोनों ने ना एक साथ पढ़ाई की, और उनको मास्टर साहब की याद आ गई। तो हम बोले कि त्रिलोक सिंह तो आप गुजर गए, तो ये बता रहे हैं कि उनकी तो छड़ी का भी डर लगता था। दोनों हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों की जैसी किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदारी में उतरते हैं। तो मतलब पहले की याद बता रहे हैं यहाँ पर मोहन, जो कि एक ब्राह्मण का लड़का रहता है, और दूसरा जो कि लोहार का रहता है। आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का पीते हुए, और त्रिलोक सिंह जो थे उनके मास्टर जी थे, उनके टीचर थे, तो स्कूल की चार दीवारी से उतरते हैं। थोड़ी देर पहले वह धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। तो बच्चे इतने डरते थे कि जैसे उनको सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? तो इस तरह से सब बच्चों से पूछते थे, ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? तो मतलब हर एक बच्चे को तीखी नज़र से देखते घूर घूर कर, क्योंकि जब वो गोपाल सिंह की दुकान पर हुक्के का कस लगाते थे तब उनको प्रार्थना की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इसलिए हर एक बच्चे से पूछते थे कि प्रार्थना हो गई, और बच्चों को एकदम कड़क कर पूछते, और साथ ही ये भी पूछते कि मोहन नहीं आया क्या आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना बच्चों लगभग सभी विद्यालयों में गाई जाती है, और बहुत अच्छी प्रार्थना है। तो ये वाली प्रार्थना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इसका पहला स्वर कौन शुरू करता था? मोहन ही शुरू करता था। इसलिए मास्टर जी ने, वो बुद्धिमान था, इसके लिए मास्टर जी ने उसको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। तो बच्चों से पूछा कि आज क्या मोहन नहीं आया? मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें मतलब आशा थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसडी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। तो जब भी कोई सवाल में कोई अटक जाता तो मोहन से पूछते और मोहन उसका जवाब दे देता। तो मोहन कैसा था? कुशाग्र बुद्धि वाला था, अच्छा था पढ़ने में। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक।
तो ये आदेश मोहन को ही देते थे अगर कोई बच्चा सवाल का जवाब नहीं देता तो। धनराम भी उन अनेक छात्रों में एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे, कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। अब धनराम इसका दोस्त था, लेकिन मास्टर जी की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। अगर धनराम कोई सवाल का जवाब नहीं देता तो मास्टर जी उसको भी बेंत लगवाते थे मोहन से। तो थोड़ी ईर्ष्या होती थी, लेकिन फिर भी स्नेह और आदर का भाव मोहन के लिए रखता था। कौन? धनराम। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता था। तो इसका कारण क्या था कि मोहन जो था वो ब्राह्मण परिवार से था, और ये नीची जाति, मतलब नीची जाति नहीं कह सकते, पर लोहार से था, जो कि ब्राह्मणों से नीचा वर्ग है। तो ये लोहार था, इसके लिए वह मन में ये सोचता था कि शायद ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं और ब्राह्मणों को ये अधिकार है, इसके लिए वह मुझे पीट सकता है। तो ये भावना थी और साथ ही साथ आदर भी था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। तो धनराम के दिमाग में ये भी बात बैठ गई कि मोहन तो ब्राह्मण परिवार से है और एक न एक दिन अच्छा बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि ये बात मास्टर जी रोज कहते थे और मोहन था भी कुशागर बुद्धि वाला। और धनराम व गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तो 12 तक की टेबल अच्छे से याद कर ली थी धनराम ने, लेकिन 13 की टेबल उसको नहीं आ रही थी। तो मास्टर जी ने पूछा, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो क्या बोला धनुआ? 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। माँ साहब मतलब यहाँ मास्टर जी के लिए आया है, तो सटाक करके एक छड़ी उसकी पिंडलियों पर जड़ दी थी। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। तो इस तरह से उसके ऊपर जुर्म किया। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। तो मास्टर सिंह क्या करते थे कि सजा पाने वाले को ही बोलते थे कि जा एक टहनी का लेकर आ तोड़कर, और तुझे मैं बताता हूँ कि किस तरह से पहाड़ा याद किया जाता है। तो वह जो जाता था अपने लिए दंड भोगने के लिए, टहनी तोड़ने के लिए, तो वह इस तरह से तोड़कर लाता था कि आज तो मैं इस टहनी से खाऊंगा, बल्कि दूसरे दिन शायद किसी दूसरे को भी इससे मार खानी पड़े। तो वह अच्छी वाली टहनी तोड़कर लाता था। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर साहब त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने फूकने व सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत अर्थात जो भी हाथ लगता उसी से अपना प्रसाद देते थे। तो देखो, धनराम के पिता कौन थे? गंगाराम। अब
गंगाराम भी जब धनराम अच्छे से लोहे का और ये काम नहीं करता था, हत्था बनाने का, जो भी लोहे का काम होता था, तो वो अपने बेंच से उस पर जड़ते थे। और वहीं विद्यालय में जब ये धनराम अच्छे से कुछ याद नहीं कर पाता था, तो जो त्रिलोक संघ जी थे, मास्टर जी, वो उस पर जुर्म ढाते थे। बेचारा क्या करता, घर में उसको पढ़ने के लिए ऐसा वातावरण था ही नहीं, और उसके साथ अन्याय होता था। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। तो गंगाराम जो थे वो चल बसे और धनराम उनका सारा काम संभालने लग गए। कौन सा? लोहे वाला। फिर प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्वताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आए पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। तो देखो, जब ये मोहन अच्छा पढ़ लिख गया और इनको छात्रवृत्ति भी मिली और त्रिलोक संघ जी की बात भी सिद्ध हो गई कि भाई ये बड़ा आदमी बनेगा, तो इनके पिताजी जो थे बंशीधर जी, जो कि हमेशा मतलब यजमानी करके ही, पाठ पूजा करके ही, दूसरे के घरों में किसी के फेरे करवा कर, पंडिताई करके अपना घर चलाते थे, उनको भी दिमाग में ये आया कि इसको पढ़ा लिखा दूंगा तो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। क्योंकि उनका जो धंधा था ये सब यजमानी और पंडिताई, उसमें उनको निराशा ही हाथ लगी। तो उनके पिता जो थे दान दक्षिणा के बुत्ते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मतलब गरीबी मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल जाता था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावेशनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। तो एक गरीब ब्राह्मण पिता ये सोचता था कि मैंने जो गरीबी के दिन देखे हैं वो इसको नहीं देखने पड़े, इसके लिए उसे पढ़ने के लिए रोज़ प्रोत्साहित करते थे। उन बालकों का उदाहरण देते थे जो कि विद्या वेशनी मतलब विद्या की आदत में संलग्न रहते थे और बाद में जाकर महान बने थे। तो जब वह स्कूल से थका मांदा आता मोहन, तो उनके पिताजी जो थे उसे प्रोत्साहित करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ मतलब जो घास वगैरह काटते रहते हैं उनके साथ नदी पार कर रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया और पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ पात पतेल आने शुरू हुए। तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार से कुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। तो एक दिन मतलब नदी पार करते समय जो मोहन है वह अटक गया था वहीं पर। घास बहुत ज़्यादा बहकर और मटमैला पानी के चलते नदी में बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ में वह फंस गया था। तो उसके बाद उसके पिताजी को चिंता होने लगी। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख लेगा। तो एक युवक रमेश जो कि लखनऊ में रहता था और छुट्टियों में आया, तो मोहन को अपने साथ ले जाने की मतलब इच्छा प्रकट की कि
हमारे साथ रह लेगा और वहाँ पढ़ भी लेगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा और भरे गले से केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। मतलब नए शहर में गया, सब लोग नए ही नए थे उसके लिए। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। तो मोहन मतलब अच्छे से पढ़ता भी था और साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाता था। तो मोहन से काम के लिए कहते थे, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू ले आ। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। तो जो लेके गया था रमेश उसको, तो वह एक नौकर के जैसे उसको रखता था, क्योंकि बिरादरी में, समाज में वह नहीं चाहता था कि कोई उसे उसका भाई समझे। तो ये बात मोहन को समझ में आ गई थी। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गांव में तो बहुत अच्छा था, बहुत कुशागर बुद्धि वाला था, लेकिन वहाँ शहर की स्कूल में वह अपना नाम नहीं बना पाया। जीवन एक बंदी बंधाई लेख पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुख सुविधा और असुविधा का ध्यान रखना था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, तो एक और उनके पिताजी उसके लिए सपने बुन रहे थे, दूसरी ओर मोहन को भी पता था कि गांव में जाकर करूँगा क्या, कोई चारा ही नहीं है, पढ़ने के लिए तो रहना इधर ही पड़ेगा। लेकिन उसकी वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि रमेश उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करता था और घर के सारे काम उससे करवाता था। तो ये हाल था मोहन का। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर उठती वही इस मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। तो हुआ ये कि आगे की पढ़ाई के लिए रमेश नानुकुर करने लगा, बहाने लेने लगा कि कितने सारे लोग एमए बीए करने के बाद ऐसे ही फिरते रहते हैं, पढ़ाई कुछ काम नहीं आती। ये सब बहाने सुनकर मोहन को लगा कि अब तो घर चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो वह कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। तो धनराम ने एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए। तो उन्हें पता था कि उनका बेटा मतलब कर सकता है ये सब, लेकिन फिर भी वह कर नहीं पाया। और जब उसके दोस्त धनराम ने, जो कि जाति से लोहार था, उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो ऐसे ही झूठ कह दिया कि वह एक सेक्रेटरिएट में नियुक्त हुआ है और जल्दी ही बड़ा पद उसको मिल जाएगा। लेकिन पता था कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन में कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बात करते रहे। धनराम ने मोहन के
हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस आने की कोई जल्दी नहीं हो। अब मोहन सोचता था कि इसका काम कितना अच्छा है। उस अपने दोस्त के बारे में, जो कि लोहार था, किसके बारे में, धनराम के बारे में, कि ये आराम से बैठे बैठे अपने घर का कर रहा और मैं यहाँ पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं, मतलब नकारा ही घूम रहा हूँ। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। मतलब होता ये था कि लोहार और जैसे जो बढ़ई, जो शिल्पकार होते हैं, जो हाथ से अपनी कारीगरी दिखाते हैं, उनके पास बड़ी बिरादरी के लोग नहीं बैठते थे। मतलब उनसे काम होता था तो खड़े खड़े ही बातचीत करते थे। जैसे ब्राह्मण का लड़का उनके पास आकर बैठे तो ये स्थिति अलग दिखती थी। तो मोहन उसके पास आकर बैठ जाता था और धनराम उसको कुछ नहीं कहता था, पर मन में असमंजस की स्थिति आ गई थी कि ये क्यों बैठा रहता है। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पट्टी घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक इस काम को देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ में थोड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर न्याई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। तो मोहन ने इस तरह से इसकी मदद की, किसकी, धनराम की, और उसको गोलाई दे दी लोहे की छड़ को। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। अवाक मतलब बिना बोले। और उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से काम में उनकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। तो धनराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो एक पुरोहित का बेटा है और बड़ा अफसर बनने वालों में है। कुशागर बुद्धि वाला मोहन आज तुम्हारी मदद करने अचानक से भट्टी में हाथ कैसे डाल रहा है। तो ये चीज़ उसको बहुत आश्चर्यचकित कर गई। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण जाति, जो कि अपने आप को गरिमामय समझते हैं और अपने आप को महान समझते हैं, उस जाति से बिलोंग करने वाला मोहन एक दिन लोहार का काम करने के लिए विवश हो जाता है और धनराम की संकोच और असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन होकर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि उसको ये स्वीकृति दे दे ताकि मैं भी ये काम कर सकूं। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। किसकी आंखों में? मोहन की आंखों में, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो उसमें मतलब किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं था और न ही हार जीत का भाव था। बच्चों यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। जैसे निहाई एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा आदि धातुओं को रखकर पीटते हैं। तो आपने देखा होगा लोहार जब कोई भी चीज़ बनाते हैं लोहे की, तो एक मोटी सी परत होती है, उसके ऊपर लोहा पीट पीट कर उसको आकार देते हैं, उसको कहते हैं निहाई। अनायास मतलब बिना प्रयास के, और अनुगूंज प्रतिध्वनि रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज़। और हंसुए घास काटने का औजार होता है जिसको हम अपनी लोक भाषा में दरांती भी कहते हैं। तो कैसा लगा ये पाठ अवश्य बच्चों बताना, कमेंट में ज़रूर लिखना। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।